दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की। तो आइए शुरू करते हैं हम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। दोस्तों भौगोलिक प्रदेश से तात्पर्य उन विशिष्ट क्षेत्रों से है जिनका निर्धारण जो है वो भौगोलिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। और ये वे प्रदेश होते हैं जिनमें उच्चावच जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के पर्याप्त एकरूपता दृष्टिगत होती है। इस प्रकार की समानता या एकरूपता के कारण यहाँ के आर्थिक और सामाजिक स्वरूप में भी सामान्यतः समानता देखी जाती है। यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र में अपने समीपस्थ भाग से भिन्न होता है, किंतु उनमें एक आंतरिक एकरूपता अंतर्निहित होती है। यही एकरूपता प्रदेशों की पहचान होती है और प्रत्येक प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं उस प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप को प्रभावित करती है और इसके साथ साथ क्षेत्रीय विकास के आधार प्रस्तुत करती है। अगर हम यहाँ पर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अत्यधिक भौगोलिक विविधताएं जो है विद्यमान हैं। यहाँ पर न केवल विकास को ये प्रभावित करती है बल्कि जनजीवन की विविधता भी यहाँ पर लेके आती है। दोस्तों राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं उनका विस्तार राजस्थान के मध्य में है। और पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिम के अंदर मरु प्रदेश है और पूर्वी राजस्थान के अंदर मैदानी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी के अंदर पठारी क्षेत्र जो है वो यहाँ पर राजस्थान में विद्यमान है। और इन प्रदेशों के आधार पर ही यहाँ पर प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वरूप जो है वो भिन्न भिन्न है। सब जगह भिन्न भिन्न स्थितियाँ जो है वो विद्यमान है। अगर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की बात की जाए तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम जो निर्धारण किया वो किया दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। तो सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया? तो सर्वप्रथम निर्धारण किया प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। और कौन सी बुक में किया? तो इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। और ये जो राजस्थान का भूगोल पुस्तक है इसका प्रकाशन किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 के अंदर। दोस्तों उन्होंने भौगोलिक प्रदेश को यहाँ पर कई भागों में विभक्त किया। यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से इन्होंने भाग रखे। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें सबसे पहला जो भौगोलिक क्षेत्र है वो उन्होंने बांटा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश के अंदर ये भौगोलिक प्रदेश बांटा गया और इसकी जो विशेषता इन्होंने बताई वो ये बताई कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके आधार पर जो ज़िले यहाँ पर दिए गए हैं वो ज़िले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पश्चिमी चूरू तथा पश्चिमी नागौर। वहीं पर जब हम बात करते हैं अर्धशुष्क प्रदेश की जो कि वीसी मिश्रा के द्वारा दिया गया है, तो वहाँ पर इन्होंने इसके अंदर जो विशेषता बताई है वो ये बताई है कि ये अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश है और यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है वो है 25 से 50 सेंटीमीटर। इसके अंदर आने वाली जो ज़िले हैं वो है जालोर, पाली, नागौर, झुंझुनू, उत्तर पूर्वी चूरू और दक्षिणी पूर्वी जोधपुर। बात करें अगले प्रदेश की तो वह है नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र के अंदर इन्होंने बताया है कि ये सिंचित रेगिस्तानी मैदान है जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है वो 15 से 25 सेंटीमीटर होती है और इसमें गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी जैसलमेर ज़िले आते हैं। अगर अरावली प्रदेश की बात की जाए तो अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पर विशेषताओं के रूप में बताई गई है और वार्षिक वर्षा यहाँ पर 30 से 60 सेंटीमीटर है अरावली पहाड़ियों के कारण। ये उदयपुर, दक्षिणी पूर्वी पाली व पश्चिमी डूंगरपुर जो ज़िले हैं उनको ये कवर करता है। वहीं पर जब हम पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश जो है वो मैदानी व पठारी अर्धशुष्क प्रदेश के रूप में जाना जाता है और वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है 50 से सेंटीमीटर से अधिक। इसके अंदर जो ज़िले आते हैं वो आते हैं जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटा। इन्होंने दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश के रूप में भी एक क्षेत्र बांटा है और इसके अंदर विंध्य जो और लावा पठार जो है उनको रखा है। साथ में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो है इसमें रखे गए हैं। ये क्षेत्र जो है पूर्वी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र जो है इसके अंदर रखे गए हैं।
एक क्षेत्र जो इन्होंने बांटा है वो चंबल बीहड़ प्रदेश के रूप में बांटा है, और चंबल बीहड़ प्रदेश के अंदर चंबल के बीहड़ मौजूद है, और वार्षिक वर्षा जो है वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे मानी गई है। और सवाई माधोपुर और जोधपुर ये जो है इसके प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं। तो ये वीसी मिश्रा के अनुसार इन्होंने ये जो प्रदेश बांटे हैं 7 प्रदेशों के अंदर राजस्थान को बांटा है। दोस्तों इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रोफेसर रामलोचन सिंह की, तो 1971 में भारत का प्रदेशीकरण करते हुए राजस्थान को 2 बृहद प्रदेशों के अंदर बांटा है इन्होंने। ये है राजस्थान और राजस्थान का पठार। तो राजस्थान और राजस्थान के पठार के अंदर रामलोचन सिंह ने 1971 में इनका प्रादेशीकरण किया है, और इनको राजस्थान और राजस्थान पठार को बांटकर इन्होंने इसके 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेश जो है उनमें इसको विभक्त किया है, और एक विस्तृत विवरण जो है प्रस्तुत किया है इनका। यहीं पर अगर हम बात करें प्रोफेसर तिवारी के और सक्सेना जी के द्वारा जो बांटे गए क्षेत्र हैं उनकी, तो यहाँ पर उन्होंने राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल पुस्तक के अंदर 1994 में इनका जो क्षेत्र है वो इन्होंने बताया है, और इन्होंने जो ये क्षेत्र बांटे हैं उनका आधार जो रखा है वो है राजस्थान का धरातल, जलवायु, नदी बेसिन आदि को आधार बनाकर इन्होंने प्रशासनिक सीमाओं के साथ इसको समन्वित कर दिया, और राजस्थान के प्रमुख गौण, तृतीयक और सूक्ष्म प्रदेशों का यहाँ पर निर्धारण किया गया है इनके द्वारा। तो अभी तक हमने जो महत्वपूर्ण यहाँ पर देखे हैं, कौन कौन से यहाँ पे प्रदेश हमने देखे हैं, किन किन के द्वारा बांटे हुए देखे हैं। हमने देखा वीसी मिश्रा ने यहाँ पर 7 क्षेत्रों के अंदर, भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा है। वहीं पे हमने देखा रामलोचन सिंह के द्वारा जो 1971 में इनको विभाजन करते हुए 2 बृहद प्रदेश राजस्थान और राजस्थान पठार और 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में बांटा है। वहीं पर प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना ने इनको जो है अलग अलग विभागों के आधार पर, जैसे कि धरातल है, जलवायु है, नदी बेसिन है, इनके आधार पर इनको बांटा है। तो राजस्थान के भू आकृतिक स्वरूप की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी प्राचीन है। लंबे समय की जो अपर्दन है, निक्षेपण है आदि जो प्रक्रियाएं हैं उसके आधार पर ये बने हुए हैं, और ये वर्तमान जो भू आकृतिक स्वरूप आया है वो शैल जो समूह हैं, चट्टानें हैं, उनकी संरचना से प्रभावित है। अब इनका अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दोस्तों मोटे तौर पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं? मोटे तौर पे देखा जाए तो मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो कि हाड़ौती प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। इन 4 समूहों के अंदर राजस्थान को उच्चावच के आधार पर ये माना जाता है कि ये 4 प्रदेश जो हैं राजस्थान के अंदर विद्यमान हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरुस्थलीय प्रदेशों की। तो मरुस्थलीय प्रदेशों की जब हम बात करें उससे पहले एक बार इस चित्र के माध्यम से हम और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान का ये प्रदेश किस प्रकार है। जब राजस्थान के इस प्रदेश की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे हम देखते हैं पहले कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारा मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। तो सबसे अधिक जो मात्रा में यहाँ पर फैला हुआ है वो फैला हुआ है मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश का ये क्षेत्र है, और इसके साथ साथ ये वाला जो क्षेत्र है, ये नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है ये क्षेत्र है मैदानी प्रदेश का। और इसके बाद ये जो यहाँ पर क्षेत्र दिया हुआ है ये क्षेत्र है पठारी प्रदेश। तो इस प्रकार 4 भागों के अंदर राजस्थान जो है वो बांटा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की। तो दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के पश्चिम के अंदर ये जो है मरुस्थलीय प्रदेश जो है विस्तृत है। अभी हमने बात की, अगर हम राजस्थान के नक्शे को यहाँ पर देखें तो राजस्थान का नक्शा जो हम यहाँ पे देखें वो राजस्थान का नक्शे के अंदर ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है ये विशाल मरुस्थलीय एरिया है। यानी जो हमारा पश्चिम का प्रदेश है वो पश्चिम के अंदर ये विशाल मरुस्थल जो है वो फैला हुआ है, और इस मरुस्थल के अंदर न केवल राज्य बल्कि पूरे भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। दोस्तों भारत का विशाल मरुस्थल जो है ये थार का मरुस्थल इस नाम से भी ये जाना जाता है, और इसके अगर विस्तार की बात की जाए तो राजस्थान में इसका विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं इसके पूर्वी देशांतरों के फैले हुए की, तो 69 डिग्री 30 मिनट से ये 70 डिग्री 45 मिनट तक फैला हुआ है पूर्वी देशांतर के मध्य। और अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में ये जो प्रदेश है ये 300 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पर फैला हुआ ये क्षेत्र है। बालू का विशाल यहाँ पर क्षेत्र है। और इसके अंदर जो जिले आते हैं वो जिले आते हैं दोस्तों बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये जो जिले हैं ये पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं, जबकि जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर ये जो जिले हैं ये अर्ध मरुस्थलीय जिले हैं, यानी आधे मरुस्थल में है और आधे मरुस्थलीय नहीं है। वहीं पर पूर्ण मरुस्थलीय जो जिले हैं वो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ ये पूर्ण मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इनको मरुस्थलीय, नहरी मरुस्थलीय, बागड़ प्रदेश ये जो है इनके अंदर इसको विभक्त करके देखा जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है दोस्तों? प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले तो यही बनता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि इसका विस्तार पूछा जा सकता है कि इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये जो है फैलाव है इसका। तीसरा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि यहाँ पर वर्षा का औसत कितना है? तो 300 मिलीमीटर से कम वर्षा का यहाँ पर औसत माना गया है। और महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न जो बनता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से मरुस्थलीय प्रदेश में आने वाले पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं। देखिए शब्द क्या आएगा? पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं। तो पूर्ण मरुस्थलीय के अंदर जिले जो हैं आपको दे दिए जाएंगे, जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इनमें से कोई दे दिया जाएगा। और जो है अन्य कुछ और ज़िले दे दिए जाएंगे, या फिर 4-4 के क्रम में भी दे दिए जाएं, जैसे कि बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, या फिर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, या बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, इस तरह से दे दिया जाएगा। तो आपको उनमें से ढूंढना होगा कि ये कौन से पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं या अर्ध मरुस्थलीय जिले हैं। ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर इस मरुस्थल का उद्भव कैसे हुआ। दोस्तों राजस्थान के अगर मरुस्थल के उद्भव की बात की जाए तो भूगर्भिक जो प्रमाण है वो ये बताते हैं कि जो परमो कार्बोनिफेरस काल था उसमें पश्चिमी राजस्थान पर विस्तृत समुद्र था। और इसके कारण जो जूरेसिक, क्रिटेशियस, इयोसीन जो भूगर्भिक युग थे, यहाँ से ये क्षेत्र समुद्र के नीचे था और धीरे धीरे यहाँ से समुद्र खिसकने लगा। और खिसकने के फर्श उसके बाद जो प्लीस्टोसीन काल था यहाँ पर मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ और धीरे धीरे ये जो है विस्तृत होता गया। और मानवीय जो क्रियाएं थी जैसे कि अतिचारण है, निर्वनीकरण है, मृदा है, जल का अनुचित प्रबंधन है, इसके कारण जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र बनने लगा। और मानवीय क्रियाओं के कारण ये जो है मरुस्थल के रूप में विकसित हो गया। और इसका विकास जो है अगर देखा जाए तो ईसा पूर्व 4000 से 1000 वर्ष के मध्य में इसका ये विकास हुआ। इसके बाद धीरे धीरे जो है यहाँ पर खारे पानी की झीलों और जो समुद्रों का अवशेष है वो यहाँ पर बढ़ता चला गया। इन्हीं का ये जो अवशेष है मरुस्थलीय क्षेत्र वो इसका माना जाता है। एक भूवैज्ञानिक सर सिरिल फॉक्स कहते हैं कि मरुस्थल का जो दक्षिणी पश्चिमी एवं सिंध का निचली घाटी वाला जो भाग है वो अपर टर्शियर युग तक के जो है समुद्र के नीचे रहा। और ये कैसे पता चला? ये पता चला जो समुद्री जीवाश्म वहाँ से मिले हैं उनसे ये चीज़ स्पष्ट होती है। वहीं पर जो बेलेंडफोर्ड है वो भी इसी प्रकार के जो विचार हैं वो प्रस्तुत करते हैं। और वह कहते हैं कि समुद्र के निरंतर पीछे हटने के कारण जो सिकुड़न क्रिया हुई उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न हुआ। और इसका जो प्रमाण है वो जो लवणीय झीलें हैं या कच्छ का जो दलदली भाग है वो ये प्रकट करता है कि ये जो है सिकुड़न के क्रिया स्वरूप समुद्र तल जो खिसकने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये विचार प्रस्तुत किए हैं बेलेंडफोर्ड ने। वहीं पे कुछ और जो विचार इसके माने जाते हैं तो बालू का जो उद्गम है या विस्तार है उसको होने का जो कारण है वो पहला कारण तो ये माना जाता है कि
चट्टानों का निरंतर अपक्षरण हुआ और इसके फलस्वरूप बालू का उद्भव हुआ और ये क्रिया हजारों वर्षों से लगातार चलती आ रही है, जिसके कारण बालू का स्तूप जो है यहाँ पर बने। वहीं पर दूसरा इसका जो कारण माना गया कि वायु द्वारा जो उड़ाकर लेकर आई गई है मिट्टी, उसके कारण ये जो है यहाँ पर ये मरुस्थल जो है वो इकट्ठा हो गया है, जिसे वायुड़ स्रोत कहा जाता है। तो वायुड़ स्रोत के कारण जो है ये स्थिति यहाँ पर आई कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो हैं वो कच्चे के रण से विशाल यात्रा में बालू को उड़ाकर यहाँ पर ले आती है, जिसके कारण यहाँ पर मरुस्थल का विकास हो जाता है। तो ये कारण इसके माने जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थल के बारे में जब बात की जाती है तो राजस्थान के मरुस्थल के बारे में तथ्य जो है निकल कर ये सामने आते हैं कि पहले यहाँ पर सरस्वती नदी का प्रवाह था और इसके तट पर अनेक अधिवास जो है वो बने हुए थे और वनस्पति से युक्त ये सारा जो क्षेत्र था वो माना जाता था। धीरे धीरे यहाँ पर वर्षा की कमी हुई और वर्षा की कमी होने से, गर्मी की शुष्कता में वृद्धि होने से, प्राकृतिक कारणों से ये क्षेत्र जो है मरुभूमि के अंदर परिवर्तित होता गया। सरस्वती नदी सूखती गई और जो अधिवास थे वो भी धीरे धीरे उजड़ते गए और इसके बाद यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर मरुस्थल का विकास होने लगा। दोस्तों, हम कई जगह पढ़ते हैं कि वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले से गुजरने वाले जो घग्गर का क्षेत्र है वो सरस्वती का ही अवशेष जो है वो माना जाता है। राजस्थान के थार के मरुस्थल के बारे में ये भी माना जाता है कि इसको बढ़ाने में जो मानवीय कारक है वो भी उत्तरदायी है, जैसे कि वनस्पति को काटना, अनियंत्रित पशुचारण, ये भी जो है ये इस मरुस्थल को बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो बनकर उभरे हैं। क्योंकि वनस्पति क्या करती है दोस्तों, वनस्पति जड़ों के माध्यम से मिट्टी को संगठित रखने का काम करती है। तो जैसे जैसे वनस्पति को काटा जाएगा मृदा भी असंगठित होती जाएगी और रेत में बदलती जाएगी और हवा के साथ उड़ती चली जाएगी। इसी तरह से जो पशुचारण है वो अगर अनियंत्रित पशुचारण किया जाएगा तो पशुओं के खुरों से जो मिट्टी है वो कटती जाती है और ये हवा के साथ उड़ती जाती है और ये एक जगह से दूसरी जगह जाती जाती है, जिसका कारण क्या होता है, जो मरुस्थलीकरण है वो फैल जाता है। बात करें इसके प्राकृतिक स्वरूप की तो मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक विशिष्ट प्राकृतिक प्रदेश है। यहाँ पर उच्चावचीय स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा आदि कई विशेषताएं हैं, जिसके कारण हम ये देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। धरातल और उच्चावच की जो दृष्टि है उससे यहाँ पर एक विशाल रेत का सागर जो है वो प्रदर्शित होता है। बाल का स्तूप रेत के सागर से ये लहराता रहता है। चट्टानी क्षेत्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस मरुस्थल को रेतीला मरुस्थल अथवा पथरीला मरुस्थल दो भागों में विभक्ति किया जाता है। अगर रेतीले मरुस्थल की बात की जाए तो रेतीले मरुस्थल का जो विस्तार है वो संपूर्ण क्षेत्र का 85% क्षेत्र पर रेतीला मरुस्थल है और यहाँ पर विशिष्ट भू आकृतिक बालू का स्तूप जो है वो यहाँ पर विस्तृत है। जबकि ये जो बालू का स्तूप है ये अर्धचंद्राकार, अनुप्रस्थ या देशांतरीय बालू का स्तूपों में यहाँ पर मिलते हैं। अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है उनको बरखान भी कहा जाता है। तो ये बालू का स्तूप जो है वो छोटे से 100 से 200 मीटर की इनकी चौड़ाई रहती है और 10 से 20 मीटर, अधिकतम 60 मीटर की इनकी ऊंचाई जो है वो रहती है। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये बालू का स्तूप दोस्तों स्थिर नहीं होते हैं, ये स्थानांतरित होते रहते हैं। इनका स्वरूप जो है वो परिवर्तित होता रहता है, समय के साथ इनका परिवर्तन होता रहता है। दूसरा मरुस्थल हमने बात की वो है पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल जो है वो जैसलमेर, बीकानेर के उत्तरी भाग, इसके अलावा जोधपुर की फलोदी तहसील के कुछ भागों में ये पथरीला मरुस्थल पाया जाता है और यहाँ पर बलुआ और चूने के जो पत्थर है, शैल हैं, वो मिलते हैं और इनका उपयोग जो है वो इमारती पत्थर के रूप में किया जाता है। अगर बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की तो मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी भाग यानी जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में घग्गर का मैदान जो है यहाँ पर फैला हुआ है, जो कि घग्गर नदी का तल है, जिसे मृत नदी भी जो है कहा जाता है। प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि घग्गर नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये पूर्व में सरस्वती नदी का ही रूप जो है वो मानी जाती है। वर्षा काल में तो दोस्तों स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पर जल प्रवाहित होता है इसमें, और जल इतना प्रवाहित होता है
कि यहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। तो जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाला है। यहाँ पर उच्च तापमान ग्रीष्मकाल में तथा शीतकाल में यह ठंडा रहता है। दोस्तों, अगर तापांतर की बात की जाए तो दैनिक तापांतर यहाँ पर अधिक रहता है, और इसका कारण क्या रहता है, यहाँ पर विस्तृत रेत जो है वो शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडी हो जाती है, इसलिए दैनिक तापांतर जो है वो भी यहाँ पर अधिक रहता है। ये जो प्रदेश है ये भारत के उष्णतम प्रदेशों में से है। गर्मी में यहाँ अधिकांशतः 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुँच जाता है। जबकि अगर शीत ऋतु की बात की जाए तो ये तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहीं पर चूरू गंगानगर के अगर एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान होता है। कभी कभी तो ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दोस्तों, जुलाई से सितंबर तक जो महीने होते हैं वो आर्द्र होते हैं, और आर्द्रता यहाँ पर 55% से 70% तक रहती है। मई जून में ये 30% रह जाती है। गर्मी के दिनों में धूल भरी आंधियाँ चलती है। अगर वर्षा की औसत की बात की जाए तो इन प्रदेशों में वर्षा का जो औसत है वो बीकानेर में 30 सेंटीमीटर, बाड़मेर में 15 सेंटीमीटर, जोधपुर में 35 सेंटीमीटर, जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर ये वर्षा का औसत रहता है। यहाँ पे वर्षा जो है वो जुलाई सितंबर के मध्य होती है। शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों से यहाँ कुछ वर्षा होती है जिसे मावठ कहा जाता है। तो मावठ का प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मावठ है, तो शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। दोस्तों, कभी कभी मरुस्थलीय प्रदेशों में पश्चिमी चक्रवातों से जो वर्षा होती है उससे कई जगह जो है वो बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ की वनस्पति की। दोस्तों, वनस्पति की दृष्टि से मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो यहाँ पर ऐसे पेड़ होते हैं जो कम वर्षा और उच्च तापमान में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जैसे कि छोटे पौधे हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं, बबूल, खेजड़ी, कीकर, नागफनी आदि जो है मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। यहाँ पर कई प्रकार की घास भी पाई जाती है, जिनमें सीवन, त्रुडिगम ये प्रमुख घासें यहाँ पर उपलब्ध हैं। मरुस्थल के जिन भागों में जल होता है वहाँ पर वनस्पति भी अच्छी मानी जाती है। तो प्रश्न यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, वनस्पति के रूप में प्रश्न बनता है कि निम्न में से मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति है। तो बबूल, खेजड़ी, कीकर, नागफनी ये मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जो है वो है। दोस्तों, बात करें यहाँ की मृदा की तो इस प्रदेश की मृदा जो है वो उपजाऊ होती है, लेकिन वो उस कंडीशन में होती है जबकि जल की यहाँ पर प्रधानता हो। यहाँ पर जो वायुड मिट्टियाँ हैं उनका निर्माण वायु, अपर्दन, अपक्षय आदि से हुआ है, क्योंकि जो हवा है उसके द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दी जाती है। यहाँ पर घग्गर प्रदेश है जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, वहीं पे लूनी बेसिन में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऐसे ही गंगानगर का जो क्षेत्र है वहाँ पर कांप मिट्टी है, जबकि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर में लवणीय मृदा की प्रधानता जो है वो अधिक पाई जाती है। तो यहाँ की जो मृदा है उसमें जैविक पदार्थ की कमी होती है और लवणता जो है वो अधिक होती है। अगर आर्थिक परिदृश्य की बात की जाए तो आर्थिक रूप में राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो प्राकृतिक बाधाएं तो यहाँ पर है, लेकिन ये आर्थिक विकास के अंदर भी अग्रसर है। यहाँ पर अगर कृषि की बात की जाए, पशुपालन की बात की जाए, खनिज की बात की जाए, उद्योग, परिवहन, विपणन की बात की जाए तो इनका जो विकास है वो समय समय पर चलता आ रहा है। अगर वर्षा जहाँ पर होती है तो वहाँ पर बाजरा, चना, मोठ, मूंग आदि की फसल होती है, लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं होने पर अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से दोनों ही स्थितियाँ यहाँ पर जो है वो होती है। यहाँ पर नहरी सिंचाई जो है वो भी उपलब्ध है, जैसे कि गंग नहर। तो गंग नहर आने के पश्चात यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नागर जो बांध है उसके द्वारा गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के अंदर राज्य के अग्रणी कृषि जिलों के रूप में वो बन गए हैं। ऐसी स्थिति अगर बात की जाए बीकानेर और जैसलमेर की, तो बीकानेर, जैसलमेर के अंदर भी ये नहर आने के कारण यहाँ पे भी स्थिति आ गई है। और इसके कारण क्या हुआ, जहाँ पर सिंचित क्षेत्र आ गया है उस सिंचित क्षेत्र में गेहूँ, गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन आदि का उत्पादन जो है वो होता जा रहा है। लूनी बेसिन जो है वहाँ पर जवाई बांध से सिंचाई हो रही है या ट्यूबवेल से भी कई भागों में सिंचाई हो रही है।
जो असिंचित प्रदेश है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ पर जो मुख्य फसल होती है वो होती है बाजरा। तो ये फसलों के रूप में भी जो है ये क्षेत्र जो है वो पीछे नहीं है। वहीं पे बात करें अगर पशुपालन की, तो पशुपालन की दृष्टि से कृषि के साथ साथ पशुपालन भी जो है वो किया जाता है। और यहाँ ये कहें कि जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण साधन जो है वो पशुपालन है, तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ का प्रमुख जो पशु है वो ऊँट है, क्योंकि मरुस्थलीय इलाका है और मरुस्थलीय इलाके के अंदर ऊँट जो है एक महत्वपूर्ण पशु जो है इनका रहता है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, ये सब जो ज़िले हैं ये ऊँटों के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं पे गाय और बैलों की उत्तम नस्लें जो है वो यहाँ पर इस क्षेत्र में पाई जाती है। बाड़मेर की बात की जाए तो वहाँ पे काकरेज है, जैसलमेर में थारपाकर है, बीकानेर गंगानगर में राठी नस्ल की गायें हैं जो कि काफ़ी दूध के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर दूध उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो माना जाता है। और बैलों के लिए अगर बात की जाए तो संपूर्ण देश में नागौर जो है वो बैलों के लिए विश्वविख्यात है। भेड़ पालन और बकरी पालन यहाँ पे अधिक होता है, क्योंकि ये जो है दोनों ही किसी भी प्रकार की जो घास है और वनस्पति है उसको खाकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है भेड़ और बकरी जो है यहाँ पे मिल जाती है। भेड़ों के द्वारा एक और उद्योग जैसे ऊन उद्योग है वो भी काफ़ी विकसित है और बीकानेर में इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। बकरियां भी पाली जाती है क्योंकि बकरियां मांस के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो इस प्रकार जो पशु है वो हर तरीके से यहाँ पर जो है उपयोगी है यहाँ के लोगों के लिए। तो कई प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं, जैसे कि दूध उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो बीकानेर दूध उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है और ऊन के लिए भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब बात करते हैं खनिज संपदा की। दोस्तों इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के खनिज भी उपलब्ध हैं, जैसे कि जिप्सम की अगर बात की जाए तो जिप्सम के प्रमुख भंडार जो है वो बीकानेर के जायसर में, लूणकरणसन क्षेत्र में, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़ में जिप्सम के प्रमुख क्षेत्र हैं। वहीं पर लिग्नाइट कोयले की बात की जाए तो लिग्नाइट कोयले के जो भंडार है वो बीकानेर के पलाना क्षेत्र में मिलते हैं। संगमरमर मकराना के अंदर, परवत्सर में, टंगस्टन नागौर में, जो डेगाना क्षेत्र है वहाँ पे टंगस्टन, चूने के पत्थर सोजत में, गोटन, अटबड़ा, मुंडवा आदि स्थानों पर, डोलामाइट सिक्कर में, जोधपुर में, तांबड़ा सिक्कर के महवा बागेश्वर में, मुल्तानी मिट्टी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में आदि कई स्थानों पर ये उपलब्ध है। तो प्रश्न यहाँ पर काफ़ी बन रहे हैं दोस्तों, आपको ध्यान से देखने होंगे। प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है कि जिप्सम के प्रमुख भंडार कहाँ हैं, या लिग्नाइट कोयले के भंडार कहाँ मिलते हैं, या मुल्तानी मिट्टी मिलती है, ऐसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार जैसलमेर ज़िले में तेल और गैस के भंडारों का भी पता चला है, जैसे कि तानोट है, रामगढ़ है, यहाँ पर कई गैस के भंडार जो है मिले हैं और खनिज तेल और गैस का उत्पादन जो है वो प्रारंभ किया जा चुका है। तो ये क्षेत्र खनिज संपदा के अंदर भी एक अपनी छाप जो है वो छोड़ता है। बात करें औद्योगिक दृष्टि की, तो औद्योगिक दृष्टि से मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा पिछड़ा है। यहाँ पे मध्यम श्रेणी के उद्योग है, लघु उद्योग है, लेकिन विस्तृत उद्योग यहाँ पर नहीं है, जैसे कि ऊन उद्योग, कालीन, नब्दे, वस्त्रों की छपाई, रंगाई, जूतियाँ बनाना, कसीदाकारी, ये प्रमुख कुटीर उद्योग जो है यहाँ पे विशेषताएँ हैं। वहीं पर जोधपुर, बीकानेर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, खेतड़ी, सीकर ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और पाली जिले में सूती वस्त्र और कपास, जीनिंग और प्रेसिंग यहाँ पर मिलते हैं। वहीं पर ऊनी वस्त्र उद्योग में जोधपुर, बीकानेर, चूरू और नवलगढ़ है। चीनी में राज्य सरकार की जो मिल है वो गंगानगर में है और डिस्टिलरी भी यहीं पर है। नमक उद्योग डींडवाना में, सांभर में, कुचामन में, सुजानगढ़ में नमक उद्योग है, तो संगमरमर उद्योग मकराना में है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो है मरुस्थलीय क्षेत्र, ये औद्योगिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। बात करें अगर परिवहन की, तो दोस्तों परिवहन जो है यहाँ पर प्रमुख रेल मार्ग जो हैं वो यहाँ पर विकसित है, जैसे कि बीकानेर, जोधपुर, पाली, मारवाड़, जोधपुर, मेड़ता, फुलेरा, दिल्ली, बीकानेर, रतनगढ़, चूरू, दिल्ली, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, भटिंडा मार्ग, इसके अलावा सूरतगढ़, अनूपगढ़, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अहमदाबाद, बाड़मेर, मुनाबाबाब रेल, मारवाड़, अहमदाबाद आदि ये जो प्रमुख रेल मार्ग है वो यहाँ पर मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर रेल मार्ग जो है परिवहन क्षेत्र भी काफ़ी विकसित है। अगर सड़क परिवहन की बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो कि गंगानगर से बीकानेर, बालोतरा, बाड़मेर होते हुए गुजरात के कांडला तक है वो यहाँ से निकला हुआ है। और अन्य प्रमुख जो सड़क मार्ग है उनमें जोधपुर, अहमदाबाद सड़क मार्ग है, जोधपुर, बीकानेर है, बीकानेर,
गंगानगर है, जोधपुर पाली है, सिरोही रतनगढ़ नागौर जोधपुर है, गंगानगर हनुमानगढ़ सरदार शहर आदि है। तो ये कई क्षेत्र है। बात की जाए वायु परिवहन की, तो वायु परिवहन जो है केवल जोधपुर के अंदर है, जो कि दिल्ली, जयपुर, बम्बई इनसे जो है वायु के मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं जनसंख्या की। दोस्तों, जनसंख्या के अंदर देखा जाए तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या जो है वो कम है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जोधपुर जिले की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है, जो कि है 36.85 लाख। ये जोधपुर की जनसंख्या है। वहीं पे नागौर की जो जनसंख्या है वो 33.09 लाख और सिक्कर की जनसंख्या 26.27 लाख यहाँ की जनसंख्या थी। और सबसे कम जो जनसंख्या वो जैसलमेर की देखी गई 6.72 लाख यहाँ पर देखी गई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला मरुस्थलीय प्रदेशों में जोधपुर और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर यहाँ पर पाया गया है। मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 2001 से राज्य की 39.84% की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास कर रही है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात की जाए तो सर्वाधिक जिले यहाँ पर 361 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, जबकि सबसे कम जो है घनत्व वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि जैसलमेर का है, ये न्यूनतम है। इस प्रदेश के अगर सबसे बड़े नगर की बात की जाए तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है यहाँ पे? जोधपुर। जोधपुर सबसे बड़ा नगर है, जबकि अन्य नगर बीकानेर है, गंगानगर है, पाली, सिक्कर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू है। और बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, नागौर, रतनगढ़, बालोतरा, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, पिलानी, सुजानगढ़, सरदार शहर ये भी अन्य प्रमुख नगरों के अंदर यहाँ पर माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लोग जो है काफ़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं और कर्मठ और परिश्रमी होने के कारण ये यहाँ पर निरंतर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों, जहाँ पर हमने बात की कि ये जो क्षेत्र है ये इस प्रकार आगे बढ़ने की संभावनाएं जो है यहाँ पर लेकर और पर्यटन की दृष्टि से भी ये अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ रहा है। तो ये है राजस्थान का भौगोलिक प्रदेशों में पहले भाग की हमने जानकारी प्राप्त की, जिसका नाम है मरुस्थलीय प्रदेश। अगले वीडियो में हम अगले भौतिक प्रदेश की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।